तो देखिए सर का कहना है कि हम लोगों को जो पैसा होता है उसमें 70% जो हम लोगों को वेतन में दे दिया जाए, 30% कॉलेज के कार्य में लगा दिया जाए। क्या सर यही कहना आपका? बस यही कहना, इसके बाद हम कोई कुछ नहीं कहना। सिर्फ हमको और धरना पर बार बार प्रिंसिपल साहब से आग्रह किए, कई बार पत्राचार किए, कई बार उनसे आग्रह किए, मौखिक, कई बार लिखित, जो कि मेरे पास रिसीविंग भी है। जो 70% हम लोग का दे दीजिए, हिसाब कीजिए और 70% आप कहाँ से आ रहे हैं सर बताइए? हम क्लास लेके आ रहे हैं क्लास लेकर के इसी महाविद्यालय में? इसी महाविद्यालय। कौन सा सब्जेक्ट का क्लास लिया सर आप? मैं इतिहास विभाग में यहाँ कार्यरत हूँ विगत कई वर्षों से। अब मेरी स्थिति ये हो चुकी है जो मैं रिटायरमेंट की अवस्था में आ गया हूँ, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई तो जो होता था पहले होता था, पढ़ाई व्यवस्था तो है नहीं। तो सर अभी आपके मतलब हिस्ट्री क्लास में थे आप, अभी कितना बच्चे का उपस्थिति था हिस्ट्री क्लास में? 7-8 बच्चियाँ थी मात्र। सिर्फ 7-8? उसमें हिस्ट्री क्लास में एडमिशन कितने का है? 263 बच्चे एडमिट हैं और बच्चों की संख्या सिर्फ 8 थी। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम त्रिवेणीगंज के एलवाई कॉलेज पे हैं और यहाँ पर सभी शिक्षकगण एलवाई कॉलेज पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो आइए सर लोगों से जानते हैं कि ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदन मोहन यादव है और मैं इस कॉलेज में, अनुपलाल यादव कॉलेज में जूलॉजी के विभाग अध्यक्ष हैं। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बार बार हम लोग प्रिंसिपल से आग्रह किए हैं, सरकार की चिट्ठी है, कोर्ट की चिट्ठी है कि आंतरिक स्रोत से जितना पैसा आता है उसका 70% शिक्षकों के वेतन के मद में जाना चाहिए। लेकिन वो वेतन के मद में नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग को कभी कभार 2000, 4000 और रिकॉर्ड है इस बार 10,000 करके मिला, जबकि हमारा है आप 10,000 नहीं, हमारा जो हिसाब बनता है। हम लोग एक मौखिक कमेटी प्रिंसिपल साहब बनाए थे, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 2,31,00,000 रुपये का हिसाब आया था, 70%, जिसका बंटवारा हुआ ही नहीं। इसके बाद आपको 19, 20, 20, 21, 22, 23 ये 3 साल का हिसाब बार बार हम लोग आग्रह कीजिए, हिसाब करिए, हमारा जितना है उतना ही दीजिए, हम ज्यादा नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग के नाम पर 100 रुपया प्रति स्टूडेंट प्रति सत्र लिया जाता है टीचर वेलफेयर के, वो भी पैसा आज तक नहीं भुगतान किया गया। 70% को तो छोड़िए, 100 रुपया प्रति छात्र प्रति वर्ष लिया जाता है जब टीचर के नाम पर, जो टीचर वेलफेयर के नाम पर, और उसका एक अलग खाता रखे हुए या नहीं रखे हम लोग को तो उतना मालूम नहीं है। लेकिन हमारा मुख्य मांग है जो हमारा 70% दीजिए, हिसाब करके मेरा जितना पैसा बनता है हमको उतना ही दीजिए, इससे ज्यादा हम लेंगे नहीं। बस यही हमारा मुख्य मांग है। तो देखिए सर का कहना है कि हम लोगों को जो पैसा होता है उसमें 70% जो हम लोगों को वेतन में दे दिया जाए, 30% कॉलेज के कार्य में लगा दिया जाए। क्या सर यही कहना आपका? बस यही कहना, इसके बाद हम कोई कुछ नहीं कहना। सिर्फ हमको और धरना पर बार बार प्रिंसिपल साहब से आग्रह किए, कई बार पत्राचार किए, कई बार उनसे आग्रह किए, मौखिक, कई बार लिखित, जो कि मेरे पास रिसीविंग भी है। जो 70% हम लोग का दे दीजिए, हिसाब कीजिए और 70% दे दीजिए। इसमें सभी प्रोफेसर जितने भी हैं सर, उन सभी का मत एक है? सबका मत एक है। इस पे प्रिंसिपल सर आप लोगों को नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमारे टीआर महोदय भी कई बार आग्रह किए उनसे, तो आप दीजिए दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, वो भी असफल हो गए और अंत में हम लोग को आवेदन लौटा दिए कि हमरे से कब नहीं होगा, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। तो यदि आप लोगों को सर नहीं दे पाते हैं पैसा तो आप लोग क्या कीजिएगा आगे? बस धरना प्रदर्शन है और ये शुरुआत है, हम लोग बढ़ते रहेंगे। वैसे हम लोग तो अब रिटायरमेंट एज पर हैं, फिर भी आने वाले पीढ़ी और जो हमारे जूनियर है उसको लाभ मिलता रहे। हम लोग ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे कि नियमित रूप से हमको धरना प्रदर्शन न करना पड़े, एक नियम बनाया जाए और 70% का भुगतान विधिवत किया जाए, एक किस्त या 2 किस्त में। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम प्रोफेसर प्रदीप प्रकाश, हम इस शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और महाविद्यालय में ज्योग्राफी विभाग के हेड हैं। मेरा जो अभी मदन बाबू ने आपसे कही बातें कि 70% हम लोगों की मांग है, 70% हमको चाहिए हर हालत में। हमको आप हिसाब दीजिए, हिसाब करके देख लीजिए कि मेरा 70% कितना होता है, उतना पैसा हमको वेतन में भुगतान कर दीजिए। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाने जा रहा हूँ कि सरकार की चिट्ठी है
सरकार की चिट्ठी है कि 70% का भुगतान शिक्षकों के बीच, कर्मियों के बीच, मतलब शिक्षक नहीं केवल यहाँ के जो नॉन टीचिंग है उनके बीच, उसको करके और यूनिवर्सिटी को उसकी उपयोगिता आप भेजें। ये सरकार का कहना है। सरकार का कहना है, चिट्ठी है उसमें। और जब आप उपयोगिता भेजेंगे तभी आपका अगला भुगतान होगा। मेरी समझ में नहीं, या हमारे सारे कर्मियों के समझ में ये बात नहीं आती है कि जब मुझे 70% मिलता ही नहीं है तो मेरा गलत उपयोगिता वहां चला कैसे जाता है, और फिर भुगतान मुझे अनुदान का भुगतान कैसे हो जाता है। ये एक गंभीर समस्या है और इसमें निश्चित रूप से कहीं घोर भ्रष्टाचार और लूट खसोट की बात है। मैं महाविद्यालय के जो भी स्रोत से आमदनी है या महाविद्यालय में जो भी अनुदान का वितरण किया गया है पिछले कई वर्षों से, मैं चाहूंगा, मैं संघ की तरफ से अध्यक्ष की हैसियत से मैं मांग करता हूं कि इस कॉलेज के पूरे आर्थिक मामले को बिहार सरकार के महालेखाकार से इसकी ऑडिटिंग कराई जाए, तब जाके यहाँ की बीमारी क्लियर होगी। और मुझे उम्मीद है कि तब जाके मेरा अमाउंट फिक्स होगा तो मुझे भी पैसा मिल सकेगा। बगैर गंभीर जांच के यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये व्यवस्था मिटने वाली नहीं है, हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अब रही बात कि हम इस समस्या के लिए और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ कोई दंगा फसाद तो कर नहीं सकते हैं, हम शिक्षक हैं, दंगा फसाद हमारे डीएनए में नहीं है, इसलिए मैं दंगा फसाद तो नहीं करूंगा, लेकिन अपने मांग के लिए, अपने हक के लिए मुझे इससे महाविद्यालय से ऊपर बिहार सरकार को, राज्यपाल को, के पाठक को, शिक्षा मंत्री को, यूनिवर्सिटी में वीसी साहब को, जिनको भी हमारे सारे शिक्षकों के द्वारा आवेदन होगा वो हम देते जाएंगे। हमारी लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई से हमको फलाफल मिले या ना मिले। मैं 30 वर्षों से इस कॉलेज में हूं, 30 वर्षों से मैं अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ घर बना लिया हूं। मेरा घर टपकता है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उसको पक्का करवा सकूं। मैं पेट को देखूं कि घर को देखूं, मैं पेट में उलझा रहता हूं। ऊपर से सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन करता हूं कि सरकार का आदेश हुआ है कि आप महाविद्यालय में 9:30 बजे आए, 4 बजे जाएं। हमारे सारे बंधु जो भी घर में खाना भूखा प्यासा जो भी होता है वो 9:30 बजे कॉलेज आता है, 4 बजे कॉलेज से जाता है। सर एक क्वेश्चन है आपसे, आप लोग यदि आते हैं तो क्या कॉलेज में बच्चे आते हैं? जी, अब ये बात भी है कि हम लोग तो आते हैं, सरकार का आदेश का पालन करते हैं। हम यहाँ टीचर हैं, हम पढ़ाई करा सकते हैं और हम क्या करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में बच्चे, आप भी पत्रकार हैं, आप भी, अभी भी कॉलेज चल रहा है, अभी भी घंटियां बज रही है, अभी भी क्लास ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे नहीं है। बच्चों की यहाँ जरूरत ही नहीं है। बच्चे यहाँ परीक्षा देने आते हैं, फीस देते हैं, प्रैक्टिकल का परीक्षा देते हैं, टेस्ट का परीक्षा देते हैं, मैनेजमेंट को पैसा मिलता है, बच्चे पास हो जाते हैं और चले जाते हैं। एक सवाल और, यदि बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो वो पास कैसे करते हैं? जी, ये इस बीमारी के साथ केवल हमारा महाविद्यालय ही जुड़ा हुआ है ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार की ही ये नीति है, गलत नीति, कि बच्चे समाज के न पढ़े। वो पढ़ा लिखा मूर्ख हो, जिसको समझ ना हो, डिग्री हो, और डिग्री भी ऐसी हो जिसपे कभी कोई नौकरी ना मिले। तो इसके लिए व्यवस्था है कि हमारे कॉलेज का सेंटर होता है, मान लीजिए मधेपुरा या सुपौल कहीं पर, वहां पर अगर आप देखेंगे तो थ्योरी की परीक्षा के दौरान वहां पर बच्चे महाविद्यालय के संरक्षण में किताब खोल के लिखते हैं, मोबाइल खोल के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं महाविद्यालय के संरक्षण में। ये केवल मेरे महाविद्यालय में नहीं, यूनिवर्सिटी के सारे महाविद्यालय, मैं मानता हूं कि बिहार के सारे कॉलेजों में यही हालत है। अब वहां पर वो बच्चे कॉपी में अनाप शनाप भर देते हैं, कॉपी जाती है जांच के लिए। हमारे अभी तुरंत कई टीचर आए हैं, 90 टीचर करीब कॉपी जांच के आए हैं, वो वहां कॉपी नहीं जांचते हैं। तो क्या जांचते हैं सर? वो पन्ना उलटते हैं, सही का निशान लगाते हैं, ऊपर में 80% और 75% मार्क्स देते हैं। तो सर आप लोगों को कॉपी जांच करने का पैसा तो मिलता होगा? पैसा मिलता है, पैसा के साथ उसमें और भी बहुत कुछ मिलता है।
और सवाल है कि हमारा बच्चा पास नहीं करेगा तो हमको जो 10,000 20,000 का अनुदान आता है वो नहीं आएगा। यानी जो भी लॉलीपॉप मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। जी वो भी नहीं मिलेगा। तो हम भूखे आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बगल में खाना रखा रहे तो भूखा आदमी क्या करे, मुंह पे ताला तो नहीं मार सकते। नहीं मार सकता ना। हम भूखे हैं, अगर हमको आप भूखे रखिएगा तो हमारे पास रोटी फेंकिएगा तो हम खाएंगे ही उसको। और अच्छा सर, एक सवाल और आपसे है कि ये सिस्टम को हम यदि सुधारना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए है कि परीक्षा में हर हाल में चोरी बंद होनी चाहिए। बच्चे का 70% का जो अटेंडेंस है वो कानूनी रूप से और सख्ती से लागू होना चाहिए। सरकार कहती है कि 70% अगर उपस्थिति नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भरना है, नहीं भरा दिया जाना है। लेकिन किसी भी महाविद्यालय में इसका अनुपालन नहीं होता है। बच्चे का गलत अटेंडेंस बना के 70% किया जाता है और उसके एवज में बच्चे से पैसे लिए जाते हैं। सारा खेल लूट खसोट पैसे का है। यहाँ समाज में बच्चे की पढ़ाई हो, बच्चे का नॉलेज बढ़े, इससे कभी किसी को कोई सरोकार नहीं है, न हमारे महाविद्यालय को, न दूसरे महाविद्यालय को, न हमारी सरकार को। सरकार चाहे तो ये व्यवस्था मिनटों में खत्म हो सकती है, लेकिन सरकार भी नहीं चाहती है कि पढ़ा लिखा समझदार आदमी समाज में बने जो अपनी हक की बात करके गर्दनी बाग में धरना देगा। इसलिए वो पढ़ा लिखा मूर्ख तैयार कर रही है जो सड़क पे घूमेगा, आतंक मचाएगा और जरूरत पड़ने पर अपनी डिग्री दिखाएगा कि मैं भी एमए और बीए बीएससी पास हूँ। सर, भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि अपने अधिकार के लिए मत लड़ो, अपनी शिक्षा के लिए लड़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर यदि शिक्षा रहेगा तो तुम अधिकार तो कभी ले सकते हो। यदि अधिकार के लिए लड़ते रहोगे तो ये नेता तो अधिकारों में सबको बर्बाद कर रहे हैं अभी। शिक्षा के लिए तो एक छोटा बच्चा जो अभी प्राइमरी स्टेज में है उसको तो हमको सिखाना ही न पड़ेगा। अभी उसको हम बोलेंगे कि तू अपनी शिक्षा के लिए लड़ो, तो उस छोटे बच्चे में इतनी समझ कहाँ है कि शिक्षा हमारे लिए जरूरी है, ये उसको समझ में नहीं है। इसलिए उसको सिखाना पड़ता है। तो हम टीचर लोग छोटे बच्चे, अनगढ़ बच्चे को गढ़ते हैं, लेकिन गढ़ने के लिए हमारे पास में वो सुविधाएं होनी चाहिए। मेरे पेट का भूख मिटा हुआ होना चाहिए, मेरा दिमाग स्थिर होना चाहिए, तभी हम किसी कुम्हार की तरह मिट्टी को कोई रूप दे सकते हैं। और यहाँ पर हम अस्त व्यस्त रहें, हम भूखे रहें, हम परेशान रहें, इसी में कुछ लोगों को फायदा है। परिणाम तब बच्चे को कोई शिक्षा नहीं मिल पाती है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं टीचर हूं, लेकिन समाज के लिए मेरे तरफ से कोई योगदान नहीं जा रहा है। और कहा जाए अगर ये निश्चित हो कि इसके लिए जवाबदेह कौन है, बच्चे मूर्ख क्यों हैं, तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं बच्चे को काबिल बना सकूं। मुझे लोगों ने, सरकार ने इस तरह नाकाबिल बना दिया है। तो देखिए, सर का कहना है कि हम लोगों को जो 70% की मांग है वो इन लोगों का पूरा किया जाए, तब ये लोग धरना खत्म करेंगे, नहीं तो जारी रखेंगे। क्या सर? जारी रखेंगे? हाँ, जारी जरूर रखेंगे। हमारी मांग पूरी हो जाए। फिर हम टीचर हैं, पढ़ाने के लिए बैठे हैं। टीचर बच्चे हमारे पास आए, हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो बाहर से तो देखने में एलवाई कॉलेज बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, आज तक तो कोई पता नहीं चलता है सर। हाँ, अब बात इसके पीछे बहुत है। और रही बात कि यहाँ बाहर से दिखाया ही इसलिए सुंदर बनाया जाता है कि दूर से आने वाले लोगों को सब कुछ अच्छा लगे। कोई अंदर आके झांके तो, यूनिवर्सिटी झांके तो, सरकार झांके तो कि आखिर हो क्या रहा है। चूंकि कोई झांकने वाला नहीं है, इसलिए केवल पॉलिश और पेंटिंग से काम चल जाता है। आपके कैमरे में भी कॉलेज की चमक तेज रहेगी। आज आप आए हैं यहाँ पर तो आप इस कॉलेज के कुछ भूखे नंगे प्यासे को आप देख रहे हैं। आपके टीवी पर ये भूखे नंगे का प्रदर्शन होगा। इसलिए हमारी समस्या का समाधान हो, हमारी मांग जो है जिससे मेरा रोजी रोटी पेट चले, कम से कम पेट चले। ऐसो आराम की बात तो छोड़ो, पेट पर आ चुके हैं सर आप लोग? जी जी जी, पेट पर आ चुका हूँ, पेट पर आ चुका हूँ। हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनको रात का खाना क्या होगा ये उसको अभी तक, 2 बजे का दिन है, अभी तक पता नहीं है रात का खाना क्या होगा। तो हमारी जो व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो 2, 4, 10, 20 हजार 50 हजार जो होता है वो आप हमको दो। हम आपकी ड्यूटी करने के लिए भूखे तैयार हैं, खाने के बाद तो तैयार रहेंगे ही। आपका बहुत, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर शिवचंद्र प्रसाद यादव। हम इकोनॉमिक्स के हेड हैं इस महाविद्यालय में।
तभी से जो भी प्रश्न आपका चल रहा है वह बिल्कुल मूल बिंदु है। मेरा ये मानना है कि जब हाई कोर्ट के निर्णय का अनुपालन हमसे करवाया जा रहा है शासी निकाय के द्वारा या महाविद्यालय के प्रबंधन के द्वारा, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उसी न्यायालय से ये आदेश भी मिला है, हमारा संघ, हमारी लड़ाई हुई, हम न्यायालय पहुंचे, वहां से फिर यह आदेश निर्गत हुआ कि महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70% राशि कॉलेज कर्मियों के बीच वेतन मद में समानुपातिक पद्धति से उसका वितरण किया जाए। ये निर्णय आपको है 17 का, 18 में जजमेंट आया है, मामला 17 से ये चल रहा था, 20-17 से 20-18 में जजमेंट हुआ। उसका इम्प्लीकेशन आंशिक रूप से मात्र नगण्य कहिए 2% कर रहे हैं या 5% ही आज तक हो पाया है। हम लोगों का मांग है कि इसका अक्षरशः अनुपालन हो। जब हम बिहार सरकार की दिशा निर्देश का भी अनुपालन अक्षरशः करते हैं तो हमारा ये जो अधिकार हमें न्यायालय से मिला है लड़के, उसका अनुपालन शासी निकाय को, महाविद्यालय प्रबंधन को करना चाहिए। और जब तक उसका अनुपालन अक्षरशः अगर नहीं करेगा ये महाविद्यालय, तब तक ये हम लोगों का कार्यक्रम विरोध का धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। तो सर लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। आंतरिक स्रोत से जी। प्राप्त आय का हाँ। उसमें समस्या क्या हुई है? हमारे साथी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा आप लोगों का प्रश्न भी जो है सो भटकाव की ओर जा रहा है। जो हमारा मूल बिंदु है, हम कॉलेज कर्मी हैं, हम नियमित आते हैं, हम सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं कि नियमित आना है। हमारा प्रबंधन भी कहता है या प्राचार्य कहते हैं कि ऐसा आदेश आया है, सब लोगों को पालन करना है, तो सब लोग पालन कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ उसी आदेश का पालन करने के लिए हैं कि सरकार का दूसरा भी निर्देश है कि महाविद्यालय को जो आंतरिक स्रोत से प्राप्त आमदनी है उसका 70% बांटा जाए। उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। एज ए शिक्षक प्रतिनिधि इस महाविद्यालय का मैं बार बार शासी निकाय में ये प्रश्न उठाता हूं। होता क्या है, ओकेजनली बहुत ज्यादा विरोध हो पाए, हाँ थोड़ा है इतना दे दिया। अरे आप 10 लाख रुपया दे रहे हो, 200 स्टाफ का सूची निकालते हो, 200 में अगर 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया को बांटेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको उस पर भी हम खुश हैं। लेकिन ये समस्या है मूल कि आज तक आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का आकलन हमारे प्राचार्य नहीं दिखा पाए, जिसकी मांग हम बराबर करते हैं कि आप हमको तो ये दिखाइए कि 70% के हिसाब से हमारा आमदनी है क्या, वह दिखाना तो उनका काम होता है। जी आपका सही है। बस हम इसीलिए आज भी शासी निकाय की बैठक है, मैं बतौर अपने साथियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें जा रहा हूं। और आज के एजेंडा में भी ये मुद्दा हम डाले हुए हैं कि आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय के विवरण को प्रस्तुत किया जाए। और आज जो शासी निकाय की बैठक 1 बजे होने जा रही है, फिर उसमें हम भाग लेके जब निकलेंगे हम अपने साथियों को बताएंगे कि आज के दिन में क्या हुआ। यही मूल बिंदु है। दूसरा रहा, क्या कहीं आपने सुना है कि लेक्चरर जो है किसी महाविद्यालय का, वो छात्र की उपस्थिति को सुनिश्चित करावेंगे क्या? इसके लिए प्रबंधन को हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल बनाना होगा कि हमारे यहाँ जो एडमिटेड लड़का है वह यहाँ आने के लिए बाध्य हो जाए, उसका फॉर्म नहीं भरावे। सपोज कीजिए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का है, ज्योग्राफी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, अगर उसका हेड जब तक अनुशंसा नहीं करे कि इसका अटेंडेंस 75% है, उसको फॉर्म भरने से वंचित किया जाए। जी सही बात है, उनको फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाए, वो स्वतः आएंगे बच्चे। वो हो गया, इसके बाद जो है उसका खेला खत्म, हमारा सारा चीज अप टू डेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ ये है कारण, इसका ये है कि ये नियम फोर्सली क्यों नहीं लागू होता है, इसके पीछे का रहस्य है। रहस्य है आर्थिक। अगर ऐसा करेंगे
तो वो लड़का फॉर्म नहीं भरेगा। यूनिवर्सिटी वहां से देता है कि इतना फीस लेना है, वह फीस लेते हैं। हम एक्स्ट्रा में कौन चीज लेते हैं? डेवलपमेंट जोड़ के लेते हैं, कुछ मिसलेनियस चार्ज जो हम अपने मन से बढ़ा सकते हैं, यानी हमारा प्रबंधन बढ़ा सकता है। दो ही चीज, वह पैसा रुक जाएगा। सरकार फॉर्म नहीं भरेगा तो उतना तो प्रबंधन चला गया लॉस में ना, उसका घट नहीं गया। और हम लोग कहते हैं कि सारा चीज लागू करो। हम लोग जब प्रतिदिन आते हैं, बाध्य हैं आने के लिए, तो हमारा हकमारी भी देने के लिए बाध्य हो जाओ। फिर अगर हम में कहीं फॉल्ट हो तब हमारी वेतन रोका जाए, तब हमारा वेतन रोका जाए। ऐसा होता नहीं। और यही बात आज से नहीं, हम लोग एक मोर्चा बनाए। हम लोग लड़ाई के मैदान में कूदना नहीं चाहते थे, एक बार नहीं, आज 3 साल से बार बार हम लोग सचिव, अध्यक्ष, प्रिंसिपल सारे लोगों को लिखित देके कि भैया ये जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, नहीं हुआ। इसके बाद जो है एक इकाई की स्थापना हुई महाविद्यालय में, शिक्षक संघ का। उसके माध्यम, उसके बैनर तले जो है ये लड़ाई अब आरंभ। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं सर, बताइए। हम क्लास लेके आ रहे हैं क्लास लेकर के इसी महाविद्यालय में? इसी महाविद्यालय। कौन सा सब्जेक्ट का क्लास लिया सर आप? मैं इतिहास विभाग में यहाँ कार्यरत हूँ। विगत कई वर्षों से अब मेरी स्थिति ये हो चुकी है जो मैं रिटायरमेंट की अवस्था में आ गया हूँ। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई तो जो होता था पहले होता था, पढ़ाई व्यवस्था तो है नहीं। तो सर अभी आपके मतलब हिस्ट्री क्लास में थे आप, अभी कितना बच्चे का उपस्थिति था हिस्ट्री क्लास में? 7-8 बच्चियाँ थी मात्र। सिर्फ 7-8? उसमें हिस्ट्री क्लास में एडमिशन कितने का है? 263 बच्चे एडमिट हैं और बच्चों की संख्या सिर्फ 8 थी। ये इस महाविद्यालय की स्थापना इस सुदूर ग्राम के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए किया गया था माननीय अनुपलाल बाबू के द्वारा। उनकी एक ही सपना थी कि गरीब गरुआ का बच्चा कैसे पढ़े। दुर्भाग्य है इतनी बड़ी महाविद्यालय बन गई, नियम लागू हुआ, शिक्षक आ रहे हैं, क्या बच्चे नहीं आ सकते हैं? बच्चे पे नकेल अगर कसा जाए तो वो आएंगे और ये लाभ इस इलाके के बच्चे को मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों टीचर के ऊपर तो नकेल कसा जा रहा है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। शिक्षक से जबरन अटेंडेंस बनवाया जा रहा है, चूँकि कॉलेज के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए गलत ढंग से अटेंडेंस बनवाया जा रहा है। सर देखिए, सिस्टम शिक्षा की जहाँ तक आप बात किए हैं, सिस्टम तभी सुधरेगा जब जितने भी प्रोफेसर या टीचर के बच्चे हैं, जो भी अधिकारी के बच्चे हैं, सभी बच्चे, कोई भी नेता का बच्चे हैं, सभी यदि सरकारी स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करे तभी सिस्टम सुधरेगा, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगा। कभी बिहार में सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये हम आपको बोल देते हैं सर। कभी नहीं शिक्षा सुधर सकता है बिहार में। नेता का बच्चा जिस दिन विद्यालय में पढ़ना शुरू कर दे, शिक्षक का, अधिकारी का, पुलिस दरोगा जितना भी अधिकारी है, सबका बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे तो उस दिन से सिस्टम सुधर जाएगा और सिस्टम सही दिशा की ओर जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे यदि नहीं पढ़ रहे, अभी जैसे चल रहा है, क्या सिस्टम लगेगा आपको कभी सुधर सकता है? मैनेजमेंट कमेटी अगर चाहे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। गवर्नमेंट की मंशा तो है जो किसी तरह से इस अनुदान को भी रोका जाए। दिन प्रतिदिन चेक किया जा रहा है, बच्चे को चेक नहीं किया जा रहा है, सिर्फ शिक्षक की उपस्थिति को देखा जा रहा है। लगता है कहीं लूप होल खोजे और अनुदान की राशि को किसी न किसी ढंग से बंद किया जाए। और सही माने में ये सरकार की दोहरी नीति है, जो एक तरफ कंस्टिट्यूएंट कॉलेज वाले को काफ़ी पैसा मिलता है, सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन की बात की जा रही है, लेकिन काम समान वेतन दो रूप, ये सरासर सरकार की दोहरी नीति है। और इसी नीति के खिलाफ और कॉलेज में जो टीचरों के साथ हो रहा है, खास करके 70%, ये चीर मांग है। हमारे साथी लोगों से बातचीत हो ही गई होगी, जो हम 70% के पक्ष में है, ये हम लोगों का मुख्य मांग है। ये तो देख सकते हैं सर, लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों को 70% की मांग पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। आप देख सकते हैं। ये पीके न्यूज नंबर 1 के आप लोगों को कैसा लगा प्रयास, कमेंट सेशन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।